वो हर फिरास के मुझको सिखा गया है चुनूं। खुदा मुझे नफ़्से जिब्राइल दे दुखा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ात हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत चुका है और इस वक्त पूरी दुनिया उसके बारे में अंदाज़े लगा रही है कि वो क्या करने वाला है, क्या कर सकता है और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो उसके साथ हिस्सेदार होंगी और कौन सी ताकतें हैं जो उसके मुखालिफ खड़ी होंगी। पाकिस्तान में एक बड़ी महदूद सी बहस है कि क्या वो इमरान खान को रिहा करा सकेगा या नहीं करा सकेगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उसका रवैया उसके साथ क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह का नहीं होगा। इसके अलावा आपको पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के अंदर और पाकिस्तान के इवन यूट्यूब के अंदर ट्रंप के बारे में कोई और गुफ्तगू नहीं मिलेगी, जबकि पूरी दुनिया के अखबारात ट्रंप को बिल्कुल एक ऐसी अफरीत के तौर पर ले रहे हैं जो शायद गुज़श्ता तकरीबन 100 साल से जो अमेरिका ने मेहनत के साथ एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सूरत हाल के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाए थे, ट्रंप उसको रिवर्ट बैक कर सकता है। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर जिसे कहते हैं, डरावना ख्वाब है कि ट्रंप ऐसा क्यों करेगा। और क्या ट्रंप सिर्फ अकेला है जो उसके पीछे बेशुमार ऐसी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि अमेरिका के अंदर एक जो तसव्वुर बना दिया गया था सिविल लिबर्टीज़ के हिसाब से और उसके साथ साथ जो अखलाकियात, मज़हब, इन सारी चीज़ों का तमाशा बना दिया गया था, ट्रंप उसको बंद बांधने के लिए आ रहा है। पाकिस्तान की हालत सिर्फ गालिब के 2 शेर यहाँ पर पढ़ के फिर आगे जाके तबसरा करूँगा कि हमारी हालत गालिब के उन 2 अशार की तरह है कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। और गालिब ने जो तंजन कहा था कि फिरा हुआ है शेख का मसाहिब, फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, हमारी क्या आबरू है और क्या हमारी इज़्ज़त व तौक़ीर है, ये पाकिस्तान का बच्चा गुज़श्ता कम से कम 50 साल से जानता है। और पाकिस्तान के बच्चे को, चूँकि अब नौजवान नस्ल इतनी तेज़ हो चुकी है कि उनको अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान किस हद तक प्रेशर ले सकता है, किस हद तक खड़ा हो सकता है और पाकिस्तान की अशराफिया और इस्टेब्लिशमेंट उनके मफादात कहाँ जाके वाबस्ता है। लेकिन आइए, ट्रंप दुनिया में क्या करना चाहता है और क्या पाकिस्तान उसका एक हिस्सा होगा कि नहीं होगा। ट्रंप के बारे में एक तसव्वुर ये पाया जाता है कि ट्रंप अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे के सामने आया है। डीप स्टेट वो है कि जो एक तवील अरसे के साथ अमेरिका नहीं बल्कि आलमी निज़ाम पर काबू पाए हुए हैं। इस डीप स्टेट का आगाज़ 1920 के आसपास हुआ था, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के जीतने के बाद जब 1944 में बर्टन वुड का एग्रीमेंट हुआ और उसमें एक एलामिया सामने आया कि आइंदा हम दुनिया को डॉलर के ज़रिए कंट्रोल करेंगे और माशी तौर पर हम उसके आगे बढ़ेंगे, तो IMF, वर्ल्ड बैंक वजूद में आए और उनको ज़ाहिर बात है कंट्रोल करने के लिए एक आलमी बॉडी जो है तश्कील की गई जिसे यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। और उस यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगरचे कि जापान 37% पैसे देता है, लेकिन अमेरिका चूँकि जापान को मजबूर करके देता है, इसलिए सिक्का सिर्फ अमेरिका का चलता है। ट्रंप समझता है कि 1945 के बाद अमेरिका के उन 5-6 बड़े सरमायादारों ने जो सिर्फ असला का कारोबार करते थे, या तो मिसाइल बनाते थे या तो कोई नाइट वेयर डिवाइसेस बनाते थे और टैंक बनाते थे, F-16 से लेके F-35 तक बनाते थे, इन लोगों ने एक सर्द जंग दुनिया पे मुसल्लत की और करोड़ों लोगों को इन्होंने मार दिया सिर्फ अपने सरमाए को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अंदर वियतनाम की वॉर, जिसके अंदर अमेरिका शदीद ज़िल्लत और रसवाई से बाहर आया। उसके बाद लैटिन अमेरिका के अंदर वो तमाम जंगें जिनमें चिली है, निकरागुआ है, होंडुरास है, ब्राज़ील है। उसके बाद अफ्रीका के वो मुल्क जिनमें अंगोला से लेके बाकी तमाम ममालिक, और फिर आखिर में इन 9/11 से पहले भी और बाद में भी दोनों जंगें, अफ़गानिस्तान की और इराक़ की जंगें उसमें शामिल हैं।
अगरचे कि फ़लस्तीन का महाज जो है वो भी एक बहुत अहम महाज है और वहाँ भी एक यहूदी रियासत की सरपरस्ती अमेरिका करता है और उसके खौफ में मुब्तला तमाम अरबों को उसने तय कर लिया हुआ है कि ये अरब जो हैं अब सिक्योरिटी के लिए हमारे मोहताज होंगे और वाकई मोहताज हैं भी है। अब तो मज़ीद मोहताज दिन ब दिन होते चले जा रहे हैं क्योंकि इसराइल अपने पर फैला रहा है। इस सारे सिनेरियो के अंदर ट्रंप को देखें कि ट्रंप ने पहली दफ़ा 2016 में जब वो इलेक्शन जीत के आया तो उस वक़्त तमाम अंदाजे ऐसे थे कि ये शख्स इलेक्शन नहीं जीत सकता। एक वाहिद एक जो थी अपना न्यूयॉर्कर की राइटर एलिजाबेथ बीटी जॉन्स, मैं न्यूयॉर्क में 2017 में आखिरी दफ़ा अमेरिका गया था जब इलेक्शन जीत चुका हुआ था। एक पहले गया था मैं दिसंबर के अंदर और उस वक्त भी तकरीबन ये जीत चुका था लेकिन आया नहीं था, लेकिन दूसरी दफ़ा जब गया तो ट्रंप आ चुका हुआ था। तो उसने कहा था कि मैंने चूँकि 27 साल एज एन एस्कॉर्ट गुजारे हैं एक अमेरिका के अंदर, यानी 27 साल वो जिस्म फरोश औरत के तौर पे रही थी, इसलिए मैं अमेरिका के अवाम को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ट्रंप जो नारे लेके उठा है ये अमेरिका के अवाम को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि अमेरिकी अवाम जो हैं वो प्रोटोटाइप इमेज में चलते हैं। अमेरिकी अवाम के नज़दीक हर काला जो है यानी जो कि नीग्रो है वो बेसिकली उनके ऊपर वेलफेयर पे बोझ है और वो पैसे वैसे लेके इस तरह के वो कमाता कुछ नहीं है और बोझ बनता है। तमाम हिस्पैनिक और इलीगल इमिग्रेंट आते हैं इस्पानिया फ्लोरिडा के साइलों से हैं या किसी और जगह से, हमारे ऊपर वो भी एक किस्म का बोझ है। उसके नज़दीक एवरी सक्सेसफुल वुमन जो कि कामयाब किसी की ज़बरदस्त किस्म की प्रोफेसर लगी हुई है या उसके साथ साथ किसी मल्टीनेशनल की सीईओ लग चुकी है, वो एक अच्छी हाउसवाइफ नहीं हो सकती, घर नहीं चला सकती, उसको घर की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। फिर उसके नज़दीक एवरी मुस्लिम इज़ एज ए टेररिस्ट और एवरी क्रिश्चियन एज ए बाइबल पुशर। ये वो सारे मामला थे जिनके अंदर से ट्रंप जो है वो सामने आया। लेकिन ट्रंप के पास उस वक़्त उस तरह की अददी अक्सरियत हासिल नहीं थी कि वो अपने एजेंडे को नाफिज कर सके। एजेंडा उसका क्या है, ये अहम तरीन सवाल है जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1981 के अंदर 400 के करीब मुख्तलिफ किस्म के स्कॉलर्स और पॉलिसी मेकर्स ने एक हेरिटेज फाउंडेशन के तहत एक एजेंडा बनाया जिसका नाम था प्रोजेक्ट 2025, यानी 2025 का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए क्या है। इन लोगों ने जो जिनके अंदर रिपब्लिकन्स के ऑर्थोडॉक्स किस्म के लोग शामिल थे और ख़ास तौर पे वो शामिल थे लोग जो कि क्रिश्चियन एथिक्स पे ईमान रखते हैं और उनमें से एवेंजलिस्ट जो थे वो उनमें उनका अहम तरीन हिस्सा थे। और एवेंजलिस्ट भी बुनियादी तौर पर यहूदियों का साथ नहीं देते, वो सिर्फ इस बात पे यकीन रखते हैं कि यहूदियों का जो हैकल सुलेमानी है ये जब तक तामीर होगा तो उसको गिराने के लिए चूँकि हज़रत ईसा आएंगे तो इसलिए यहूदियों की मदद करनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट 1981 में उस वक्त रोनाल्ड रेंगन साहब जो थे ये बरसदार थे और ये उस वक्त प्रोजेक्ट जो है वो सामने आया और इसकी एक किताब में पब्लिश हुई। उस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के खद्दो खाल मैं आपके सामने रखता हूँ। इसको 2023 में दोबारा इसको कंजर्वेटिव प्रॉमिस, मैंडेट फॉर द लीडरशिप द कंजर्वेटिव प्रॉमिस, यानी कंजर्वेटिव कहते हैं जो पुराने दकियानूसी, उर्दू में दकियानूसी, लेकिन कंजर्वेटिव के अहद नौ पुराने अहद कदीम के वो जो लोग थे, जैसे इकबाल कहता है मैं के मेरी गज़ल में है आतश रफ्ता का सुराग मेरी तमाम जस्तजू खोए हुओं की जस्तजू। तो ये अमेरिकी सोसाइटी के वो लोग हैं जो खोई हुई सोसाइटी को वापस लाना चाहते हैं। सिक्योर द बॉर्डर, फिनिश बिल्डिंग द वॉल एंड डिपोर्ट इलीगल एलियंस, कि हम अमेरिका को सिक्योर करना चाहते हैं। बहुत हो गया ऑन द टैक ऑफ इमिग्रेंट, दुनिया जहान से लोग आते हैं और हम उनके नाज नक्शे उठाते हैं और उनकी नाज नक्शे उठाने के अंदर हमने ऐसे कवानीन वज़ा कर दिए हैं कि जो हमारी अखलाकियात के ऊपर असरअंदाज होते हैं। डी वेपनाइज द फेडरल गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ा नारा है कि हुकूमत को उससे असला छीन लिया जाए बाय इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट ऑफ द FBI एंड DO, कि FBI को उसके ऊपर ओवरसाइट करें और हम उसको जो है वो अपना उसको उनसे डिवेपनाइज कर लें। अनलीश अमेरिकन एनर्जी प्रोडक्शन
टू रिड्यूस एनर्जी प्राइसेस, कि जो मार्केट संभाल के रखे हुए हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं, टेक्सास के ऑयल के कुएँ और दूसरी चीज़ें उनको इस्तेमाल करो। अब आइंदा आने वाला हम कहते हैं कि जी सऊदी अरब से सस्ता तेल खरीद लो और उसके बाद बाकी जगह वेनेजुएला से खरीद लो, अपने इस्तेमाल के रखो, ऐसे निकालो इसको। कॉल द ग्रोथ ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, तो कट द ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट का खर्चा खत्म करो। और इसमें है मेक फेडरल ब्यूरोक्रेसीज मोर अकाउंटेबल टू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड द कांग्रेस, कि इसको ये जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पर है, ज़ाहिर बात है ब्यूरोक्रेट दुनिया के हर मुल्क के अंदर होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स थे। उसके बाद मैं आऊँगा कि ट्रंप को पहली दफ़ा उसके एजेंडे को कैसे उन्होंने नाकाम बनाया था, और उसके ऊपर मैं ख़ास तौर पर बताऊँगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रीजन के एजेंडे को उन्होंने नाकाम बनाया था। इम्प्रूव एजुकेशन बाय मूविंग कंट्रोल एंड फंडिंग ऑफ द एजुकेशन फ्रॉम द DC ब्यूरोक्रेट्स डायरेक्टली टू पेरेंट्स एंड स्टेट्स एंड लोकल गवर्नमेंट। ये एक समझते हैं वो लोग कि रॉकफेलर ने जो एजेंडा बनाया था, जिसके ऊपर गैटो की बहुत मशहूर किताब है डंपिंग अस डाउन, और दूसरी वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन, उनके तहत उन्होंने इसको कंट्रोल किया था और एजुकेशन को एक ख़ास पैटर्न में ले आए थे, जिनमें एक ऐसा मिजाज बन गया था कि जिस मिजाज के अंदर जो है वो बात है, मैं 2-3 चीज़ें जो थी जिसके बारे में कहते हैं कि ट्रांसजेंडर जो आ गए हैं, LGBT जो आ गए हैं, अबॉर्शन के जो राइट्स आ गए हैं, ये जो चीज़ें लोगों के अंदर आई हैं, इसको हम ख़त्म करेंगे। और फिर बैन बायोलॉजिकल मेल्स फ्रॉम कम्पीटिंग इन वुमेन स्पोर्ट्स, कि ये जो बायोलॉजिकल मेल्स होते हैं जो अपना करा लेते हैं, सेक्स चेंज करवा लेते हैं, ये मेन चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा भी ट्रंप के इस 2025 के एजेंडे के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रंप समझता है कि हम दुनिया के अंदर ये जो वॉर थिएटर्स हैं इनको ख़त्म करेंगे। ये जगह जगह जंगें हमने चली में हैं, इनको हम तबाह बर्बाद करेंगे, इस इलाके के अंदर से निकल जाएंगे और हम किसी तौर पर भी अमेरिका की उस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को आगे नहीं बढ़ने देंगे किसी भी तौर पर भी। क्योंकि ट्रंप को ये इदराक उस वक्त हासिल हुआ कि जब वो अफ़गानिस्तान की जंग के दौरान 9/11 के बाद जो खोली गई थी, जंग शुरू की गई थी, उस जंग के दौरान वो उस तमाम डॉक्यूमेंट्स के सामने उसके सामने आए, तो उसने पूछा कि अब तक तुम लोगों ने कितने डॉलर्स खर्च कर दिए हैं। तो उसको एहसास हुआ, पता चला कि 3,000 अरब 3 ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो अमेरिका की इकॉनमी के उन पर खर्च हो चुके हैं, जो लोगों की टैक्स पेयर्स मनी थी। फिर उसने जब उसका बाइफर्केशन देखी कि कौन कौन किस किस जगह खर्च हुए, तो पता चला कि तकरीबन 2,500 अरब डॉलर जो थे वो 5 बड़ी कंपनियों ने कमाए, जो कि जनरल कंपनी और दूसरी जो कि असला बनाती थी, और साथ साथ उन लोगों ने कमाए जिनमें ब्लैक वाटर वगैरह थे। वो ब्लैक वाटर वो थी कि जिन लोगों ने अफ़गानिस्तान के अंदर और इराक़ के अंदर बाकी जगह पे मर्सनरीज जो थी वो हायर करके थी, मतलब अफ्रीका से स्पाई ले लिए, किसी और जगह स्पाई ले लिए, भर्ती पाकिस्तान से भी बेशुमार लोग जो थे रिटायर्ड फौजी जैसे भर्ती होकर गए थे और लंबी लंबी तनख्वाहें ली थी। इराक़ में बाकायदा इश्तिहारात छपे थे 2003 के अंदर कि अमेरिका की फ़ौज में भर्ती हो, और उसके बाद तुम वहाँ पर, वो रेगुलर आर्मी नहीं थे, क्योंकि वजह ये थी कि जब एक को मेरीन किसी जगह मरता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी वहाँ आने लगती। ट्रंप ने उस वक्त 2021-22 2017-18 के अंदर उसको अंदाज़ा हुआ कि इसका नतीजा ये निकला है कि अमेरिका की 22 तकरीबन रोज़ाना एवरी डे 22 वेटरन्स कमिटिंग सुसाइड, यानी वो जो यहाँ से जंग लड़के जाते थे इस तरह के ट्रॉमा में शिकार हो जाते थे कि उनके यहाँ सुसाइड का रेट जो है वो 22 फौजी रोज के वो बन गया था। दूसरा वो कहता था कि 4-4.5 लाख लोग जो हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हो चुके हैं। ये क्या खत्म कर रहे हैं? हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर पागलों की तादाद बढ़ती जा रही है, और वो जो आता था बेचारा बंदा जो पागल हो चुका होता था वहाँ से आया हुआ इराक़ से या अफगानिस्तान से, उसकी बीवी कहती मैं तो इसके नहीं रहती, मैं कोई और बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी, वक्त चली जाती थी। माँ बाप उसको जाके एक केयर सेंटर में छोड़ जाते थे। मैं खुद 2017 में प्रिंसटन स्टेशन के सामने एक बंदे के उसको देखा, उसने कहा आई एम वेटरन द वॉर, मुझे मेरी मदद करो। सामने एक उसने खोला हुआ था, छोटा सा रखा हुआ था बैग, टांग उसकी कटी हुई थी और लोग उसमें पैसे डाल रहे थे। मैंने कहा मैं तुम्हारी तस्वीर खिंचवा सकता हूँ? उसने कहा लेकिन मैं तुमसे $10 लूँगा। सो ट्रंप ने बाकायदा उस ऑफिस को जो कि 2013 में खोला गया था तालिबान का वहाँ पर कतर में, उसको एक्टिवेट करना शुरू किया।
उसको अंदाज़ा हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको नहीं इसमें काम करने देना चाह रहे। मैक्रिस्टल वगैरह दूसरे तीसरे सब चाह रहे थे कि जंग चलती रहे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पैसा लगता था। और ट्रंप का सबसे बड़ा मसला यह है कि ट्रंप को पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो उन लोगों में से है कि जो कि फॉर्चून जिसके ऊपर, मैं उसके आऊँगा, फॉर्चून जो है वो उसके ऊपर जैसे कहता है किस्मत की देवी मेहरबान होती है, वो वाली सूरत हाल थी। तो ट्रंप ने एक दिन यूँ फैसला किया 7 सितंबर 2019 को, ये मेरे सामने उसकी कैंसलेशन की सामने पड़ी हुई है। उसने ये फैसला किया कि तालिबान को कि तुम लोग आ जाओ और हम यहाँ पर कैंप डेविड वो जगह है जो कि अमेरिका के सदूर का एक जैसे कहते हैं सरमाई गरमाई मुकाम है, वो खूबसूरत किस्म का लॉन है, वाइट हाउस छोटा सा है, तो वहाँ मैं तुम्हें जहाज़ भेजूंगा, तुम आ जाओ और हम वहाँ पर पब्लिकली इसको अनाउंस कर देंगे। इससे बार हुआ ये कि पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो थर्रा के रह गई। और ट्रंप चूँकि उस तरह का पावरफुल नहीं था, उन्होंने रातों रात उसको अपना माहदे को कैंसिल किया। और मुझे याद है अच्छी तरह साबिका रेयान क्रोकर जो सफ़ीर था, उसने ख़ास तौर पे बाकायदा आके ब्रीफिंग थी कि हम ये जो माहदा था ये अमेरिका की बदनामी का माहदा था, हम यहाँ नहीं आना चाहते इस तौर पर, लेकिन हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हम वक्त आएगा तो हम अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगे, क्योंकि हमने जो काम करना था अफ़गानिस्तान में कर दिया। ट्रंप की ये बहुत बड़ी शिकस्त थी। ट्रंप ने कहा कैंसिल द सीक्रेट कैंप डेट, प्रेसिडेंट सीक्रेट मीटिंग बुला रहा था। उसके बाद हुआ ये कि तालिबान ने हेरात से काबुल की तरफ मूव करना शुरू किया। और उसके साथ ही वो लोग कहते हैं कि ट्रंप ने उनको कहा आओ फिर तुम लोग खुद फतह कर लो, मैं देखूंगा क्या होता है। अशरफ गनी को अंदाज़ा हुआ, अशरफ गनी ने ख़ास तौर पे इस पर बहुत एजिटेट किया, लेकिन काबुल शहर के अंदर भी तालिबान की पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने ब्लैक वाटर के चीफ को मार दिया और फिर दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो गए। लेकिन ट्रंप के जाने के बाद अफ़गानिस्तान को उन्होंने एक जिसे कहते हैं टेस्ट केस के, अब थोड़ा सा वक्त है, निकलने से पहले जो भी हम इसमें स्पर्जिंग कर सकते हैं, बंदों को मार सकते हैं, तबाह बर्बाद कर सकते हैं, करके जाएं ताकि यहाँ पर तालिबान दोबारा सर ना उठा सकें। दूसरा काम उन्होंने ये किया था कि वहाँ पर 4,10,000 के करीब आर्मी जो थी वो उसको ट्रेन किया कि तुमने अपने ही फौजियों, अपने ही शहरियों को मारना है। ये अमेरिका की, बरतानिया की बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है कि जिस जगह अमेरिका जाएगा, फ्रांस जाएगा, बरतानिया जाएगा, कॉलोनी के तौर पे जाएगा, वहाँ एक फ़ौज बना देते हैं। उस फ़ौज को अपने कंट्रोल में रखते हैं और उसको पैसे देते रहते हैं, असला देते रहते हैं, और ताकि अगर कोई बंदा हमारे खिलाफ जज्बात लेके आए तो उनको ये मारें, अगर जुलूसों पे हमला करें, अगर लोग कहीं उसमें आए तो वॉर एंड टेरर के नाम पे उनको तबाह बर्बाद कर दें। ये पुरानी स्ट्रेटजी है। फिलीपीन में भी इन्होंने यही किया, इन्होंने वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में यही किया, यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका के ममालिक में और अफगानिस्तान में भी यही किया। तो जिस वक्त ये फ़ौज बन रही थी तो अमेरिका उस वक्त जाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उस वक्त बाकायदा 8-9 कॉलम लिखे थे और मैं शायद वाहिद शख्स था पूरी दुनिया के तज्जा निगारों में जिसने कहा था कि ये तालिबान के इस मुकाबले में ये फ़ौज 1 हफ़्ता भी निकाल गई तो बहुत बड़ी बात होगी। और आप हैरान होंगे कि वही हुआ। तालिबान ने 4 दिन के बाद 15 अगस्त को काबुल का कंट्रोल हासिल कर लिया और जो बाइडन हैरान परेशान रह गया, उसकी आंखों में जिसे कहते हैं छलकते हुए आंसू थे और उसने कहा द बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग वन कैन हैव दे हैड, बेहतरीन ट्रेनिंग इन लोगों ने हासिल की। द बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट वन कैन हैव दे हैड, शानदार किस्म का असला इनको मिला और द बेस्ट पॉसिबल इंटेलिजेंस सपोर्ट इनको मिली। सॉरी सेटेलाइट लीक कैसे हो गया। और मैंने इसे कहा करता था कि तुम लोगों ने जो एक मॉडर्न इंटरनेशनल बिल्टअप करने की कोशिश की है कि ताजिक भी, उज़्बेक भी, हज़ारा भी, अफ़गान भी, उसको एक थाने के अंदर जमा करके थाना बनाने की कोशिश की है, या एक यूनिट के अंदर लाने की कोशिश, ये एक दिन ट्राइबल सोसाइटी में वापस चले जाएंगे। अफ़गानिस्तान में ये नहीं होता। इसी वजह है कि 4,10,000 लोग जो थे वो तालिबान के सामने सरेंडर कर गए और वो कैफियत है। अब इस इलाके को डिस्टर्ब करने का ठेका जो था वो इलाकाई लोगों को मिला, जिनमें से हम भी उसमें शामिल थे। हमने इन द बिगनिंग बुनियादी तौर पर इस इलाके के अंदर हमने चाहा था इमरान खान के ज़माने के अंदर कि वहाँ पर किसी न किसी तौर पर पीस स्टेबिलिटी आपस में बॉर्डर में आ जाए, और उसमें पाकिस्तान की फ़ौज के जनरल बाजवा भी शामिल थे और जनरल फैज़ तो वहाँ गए भी थे ताकि इसकी, लेकिन
चूँकि इशारा ये हो चुका था कि नहीं, अफ़गानिस्तान को हमने डिस्टर्ब रखना है, इसके बॉर्डर से डिस्टर्ब किया जाए या किसी और जगह से, लेकिन ये बहुत बड़ा ऑर्डर था, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं था। यही वजह हुई कि हमने वो उस सारे मामले को जो कि सेटल हो रहा था, उस जंग को खींच खांच के अपने घर में ले आए और आज अफ़गानिस्तान पुरअमन है और हम जो हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रोज़ अपने जवानों की लाशें उठा रहे हैं। लेकिन ट्रंप की जो सबसे बड़ी पॉलिसी है जो इस वक्त तब्दील होगी, ये मेरे सामने उसकी असेसिंग दी साउथ एशियन पॉलिसीज़, ये जो बिटवीन टू स्ट्रेटजी, ये बहुत शानदार आर्टिकल है इस जो कि ट्रंप के बारे में रेजियाना डिबेट्स ने लिखा है। उसने कहती है डोनाल्ड ट्रंप साउथ एशिया पॉलिसी इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज। हिज साउथ एशिया स्ट्रेटजी फोकस्ड प्राइमरीली ऑन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, स्पेशली द यूएस फॉरएवर वॉर इन अफगानिस्तान. It aimed to create favorable ground conditions to enhance stability in Afghanistan. मामला क्या है? पाकिस्तान के लिए ये ट्रंप एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन सकता है। हम गुज़श्ता 1954 से लेके अब तक अमेरिका को मदद दे के, अमेरिका के नाम पर लड़ के अमेरिका से पैसे भी लेते रहे हैं, एड भी लेते रहे हैं, कोलिशन सपोर्ट फंड भी लेते रहे हैं और असला भी लेते रहे हैं। यही वजह है कि आखिरी जब सबसे बड़ी जो हमने जंग लड़ी थी वो वॉर ऑन टेरर की थी, उसके अंदर हमारे 75,000 लोग जो है वो जान से गए, जबकि उससे पहली जंग जो थी जो कि रशिया की थी, उस रशिया के साथ जो जंग थी सोवियत यूनियन के साथ, उसके अंदर हमने एटमी प्रोग्राम बनाया। तो ये दोनों मामलात में हमने तकरीबन कुछ 30-35 साल से एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं और एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट के बाद ये सूरत-ए-हाल पैदा हुई कि हमें अब अपने तमाम तर मामलात को पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सड़क भी बनानी है, अगर हमने कोई स्कूल भी खोलना है, अगर हमने कोई हेल्थ फैसिलिटी, तो हमें IMF के पास जाना पड़ता है या फिर USAID के लोग जो हैं वो आते हैं और हमें हमारी मदद करते हैं, या इर्द गिर्द के इदारे एशियन बैंक को कह देते हैं। हम मोहताज बुनियादी तौर पर बना दिए गए 1954 से लेके अब तक। ट्रंप की ये पॉलिसी सबसे पहले हम पर इफ़ेक्ट करेगी और हमें वो बैटल ग्राउंड में अब हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी, और जब आपकी ज़रूरत न रहे तो फिर उसके बाद यह है कि आपका लाडलापन भी ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो सूरत हाल नहीं होती कि जिसको आप समझते हैं कि हम उसी तरह रहेंगे। अब दूसरी चीज़ जो है अमेरिका के अंदर ट्रंप की जो जंग है वो डीप स्टेट के साथ। ये मेरे सामने इस वक्त एक बहुत अहम आर्टिकल है जो कि एक कम्युनिस्ट वेबसाइट का है। 1945 से लेके अब तक कम्युनिस्टों ने सबसे बड़ी जंग जो है वो इनके साथ लड़ी है, और ये बहुत अहम आर्टिकल है कि जो उन्होंने ट्रंप के बारे में लिखा है। वो कहता है कि पैनिक इज स्वीपिंग थ्रू द मीडिया, द हॉल ऑफ पावर एंड द टॉप्स ऑफ द आर्मी एंड सिविल सर्विस इन द रन अप ऑफ दिस इलेक्शन, द रूलिंग क्लास थ्रू एवरीथिंग एट ट्रंप। आप अंदाज़ा करें कि ट्रंप को डिफीट देने के लिए वो कहते हैं उन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया है। एक शख्स है जिसका नाम है जैक स्मिथ, ये इसके सामने, ये मेरे सामने, ये जैक स्मिथ है। इसके BBC उर्दू ने भी बहुत खूबसूरत, बाकी लोगों ने। ये जैक स्मिथ वो शख्स है कि जिसके बारे में एलन मस्क ने कहा है कि अगर हमने इसको सज़ा न दी तो इसका मतलब यह है कि हमने इलेक्शन नहीं जीता। ये वो शख्स है कि जिसको वहाँ पर हमारे मुल्क में जैसे आज़मदीन तारड़ या इस तरह के लोग लगाए जाते हैं, या कोई नैब का चेयरमैन कर निकालो भाई, नवाज शरीफ के खिलाफ को केसेस निकालो, इमरान खान के खिलाफ केसेस निकालो, जरदारी के खिलाफ केसेस निकालो, ये वो शख्स। इसको उन्होंने बाकायदा एक एडवाइज़र महकमा इंसाफ में स्पेशल काउंसिल मुकर्रर की थी, और इसने ट्रंप के खिलाफ जो थे कम से कम 12 केसेस जो थे वो किए थे, जिनमें से एक न्यूयॉर्क में हैश मनी केस था उसका, फिर उसके बाद कैपिटल हिल पर हमले का केस। उसने ट्रंप को इन्वॉल्व करने की पूरी कोशिश की कि ट्रंप जो है वो उसको किसी तरीके से मास्टरमाइंड बनाया जाए। वो जी पीछे तो ट्रंप था, तो इसीलिए तो वो ग्रैनेल ने कहा है कि बिल्कुल वैसे ही इमरान खान पे केसेस बने हैं कि जैसे ट्रंप पे बनाए गए थे, कि उसको लोग तो वैसे अपने तौर पे फ्यूरी में गए थे कैपिटल हिल में, उन्होंने उसको डालने की कोशिश की। फिर अमेरिका उसका जो आम तरीन केस जो सबसे आप अंदाज़ा करें कि कुछ
20 साल पहले उसने एक खातून जो थी वो पोर्न स्टार, उसके साथ ताल्लुकात थे, वो कुछ लिखना चाह रही थी उसके खिलाफ, तो उसको उसने $1,36,000 के $35,000 दिए थे कि तुम जो है वो किसी तौर पर चुप हो जाओ और अपना मेरे खिलाफ गुफ्तगू न करो। वो भी कहा कि उसने दिए। यहाँ तक कि ट्रंप की जो उसका इलाका था, वो जो ट्रंप टावर है, उसकी पैमाइश के ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये पैमाइश जो है ये तुमने सही नहीं की, पता नहीं 1 फुट 1.5 फुट जो है वो ज़्यादा है। वो भी 60 साल के बाद उनको याद है कि ट्रंप टावर जो है वो गलत बना हुआ। ये वो ट्रंप है कि जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार आया है। अब वो ट्रंप वो ना तो उसने एक फिक्रा मैं आपके सामने सुना दूं कि ट्रंप ने तौर पर कहता यह है कि वाइज नेशंस डोंट एंटर इनटू अनएंडिंग वॉर्स, किसी तौर पर भी अनएंडिंग वॉर्स में नहीं जाते। अब उसके खिलाफ वहाँ की डीप स्टेट ने साजिशें अब से शुरू कर दी हुई हैं, और वो डीप स्टेट ने पहली साजिश के खिलाफ ये की कि सीरिया के अंदर इनकलाब ले आए। सीरिया में ट्रंप के ज़माने से बाद अगरचे हुआ था, रूस और अमेरिका के ज़माने एक सुलह से भाई हो गई थी, और वो समझते थे कि एक दरिया फुरात के किनारे दायर हजूर में वो बैठे, दूसरे में वो बैठे हैं। रूस की वाहिद एक पोर्ट थी अंताकिया, जो कि रूस के पास थी उस मिडल ईस्ट के अंदर। वहाँ से उन्होंने अपनी मर्ज़ी की हुकूमत दे के कब देखें ट्रंप जो है वो क्या करेगा। दूसरा ये था हमारे ऊपर थोड़ा सा था प्रेशर था कि हम अफगानिस्तान के अंदर वॉर लड़ें। हमारे लिए तो प्रेशर डबल है। एक प्रेशर ये है कि हम ईरान के साथ जंग लड़ें, क्योंकि ईरान के खिलाफ वो किसी न किसी तौर पर उसके इसराइली प्रेशर के ऊपर हमला करना चाहते हैं, और हम एक रास्ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसको चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग हो। लेकिन द ट्रंप हैज़ नॉट फॉरगॉटन हाउ द मिलिट्री टॉप ब्रास रेजिस्टेड हिज ऑर्डर at the each step. They resisted isolation politics on withdrawal. Now, to carry out the revenge, he is trying to send a certain P.T. Hegseth to head up the Pentagon. उसने पेंटागन का जो हेड लगाया है, अफवाज का जो हेड लगाया है, वो है हेग्सेथ इज ए फॉक्स न्यूज़ प्रेजेंटर। उसने एक एंकर को अफवाज अमेरिका का सरबराह लगा दिया, और उसके बारे में एक डिफेंस इंडस्ट्रियल ऑफिसर, हु द फक इज दिस गाय, ये कौन है? क्लियरली इन वायलेशन ऑफ द टाइम ऑनर्ड कस्टम, ट्रंप फॉरगॉट टू कंसल्ट द बैरन्स ऑफ द वेपन्स इंडस्ट्री व्हेन मेकिंग दिस अपॉइंटमेंट। ये है हम तरीन। हमेशा जितनी भी वहाँ पर असला साज फैक्ट्रियाँ हैं उनसे पूछ के कहा जाता है कि भाई बताओ किसको लगाएं हम, उसके ऊपर मैक्रिस्टल को लगाएं, फलां को लगाएं। ये ट्रंप ने कहा नहीं, मैं इस बंदे को भेज रहा हूँ और ही विल हेड। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ये जो एक और उसने इसके बारे में कहा, फॉर ईयर द रूलिंग क्लास हैज वील्डेड द कोर्ट्स टू डिस्ट्रॉय ट्रंप एंड रिमार्केबली दे हैव फेल्ड। अदालतों को उन्होंने बकायदा अपने हिस्से में, ट्रंप पूरी की पूरी डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट थी वो ट्रंप के पीछे थी, और लेकिन उसको नहीं। नाउ दैट द बूट इज ऑन द अदर फुट, Trump will seek to purge the legal system and turn this lawfare against the establishment itself. अब वो कहते ये हैं कि ये सारे की सारी अदालतें जो हैं ट्रंप जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और ट्रंप तो जानता है कि इन्होंने कहाँ कैसे पैसा जमा किया हुआ है। 72 तो रजीम चेंज एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि सबसे पहले अफ्रीका से शुरू होते हैं और आखिरी जो है वो पाकिस्तान का है। उसी को छोड़ दिया जाए तो मसला हो जाएगा। किस आप अंदाज़ा करें कि ट्रंप के बारे में, इसके बारे में यहाँ तक आर्टिकल, इसको लुनेटिक कहा गया, और सबसे एक अहम तरीन चीज़ है इसकी एक्सपेरिमेंट, उसका मीडिया सारे का सारा उनके हाथ में था। इसको कैलिगुला के साथ उन्होंने तशबीह दी। कैलिगुला बुनियादी तौर पर एक रोमन एम्पायर था जिसके बारे में कहा जाता था कोई एक पागल आदमी है। अब सेकेंड, इट्स अ टाइम टू स्टडी कैलिगुला, द मोस्ट नोटोरियस ऑफ द रोमन एम्परर्स, किल्ड व्हाट वाज लेफ्ट of the republic and centralize authority in himself। और यह भी चाहता है, ट्रंप कहता है कि ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है इनकी बजाय प्रेसिडेंट को पावर मिलनी चाहिए। हर जगह से खड़े होकर यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद जिस तरह की चाहे सूरत हाल पैदा करते हैं। ट्रंप अबॉर्शन के खिलाफ, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के हवाले से आया। ट्रंप जो है वो इस LGBT के खिलाफ है कि ये हर कोई, जैसे पाकिस्तान में 2018 में कानून पास हो गया है कि एक आदमी जो है वो बेशक 4 बच्चों का बाप हो, वो जाके नादरा में जाके कह दे कि मैं सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के तहत कि मैं तो एक औरत हूँ, तो उसको औरत का कार्ड मिल जाएगा। तो अमेरिका में तो कोई बिल्ली कहता है अपने आप को, कोई कुत्ता कहता है, और ट्रंप कहता हंसता है कि ये तुम क्या कहते हो। इसमें कहते हैं आर्टिकल डजंट डिग एनी फर्दर
into the historical analogy which is shame. उसने कहा कि उसका history has remembered Caligula as the mad emperor, the man who proposed to appoint his horse as a consul. उसको कैलिगुला कहा गया। कैलिगुला वो था कि जिसने एक घोड़े को उठाया था और कहा था ये मेरा सेनेटर है। कहते तुम लोगों ने जो कहा तो घोड़े से भी ज्यादा है तो, लेकिन इट्स अनलाइकली दैट कैलिगुला वाज मैड एट ऑल डिस्पाइट द पॉपुलर मिथ। तो वो कहते हैं कि इसको बकायदा एक मैड एम्पर के तौर पे। ये बहुत बहुत अहम तरीन आर्टिकल्स हैं जो इस वक्त दुनिया पूरे में भरे हुए हैं। उसके अंदर रिचर्ड ग्रैनल का वाक़या है कि जो इमरान खान के हवाले से चला आ रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत जो है उस डैमेज को कंट्रोल करने में लगी हुई है कि कैसे हम उसका रास्ता रोकें, कैसे रकीबों ने रिपब्लिक खवाई है जा जा के थाने वाली बात हो गई है। वो अमेरिका जो कभी सिर्फ और सिर्फ हमारी मानता था, अब वो इमरान खान के बारे में कैसे ये बातें कर रहा है। उनको अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिका में ट्रंप जो है वो एंटी वॉर आदमी है और हमेशा स्टैब्लिशमेंट प्रो वॉर होती है। अभी चाइना के बारे में कहा गया था, कंटेनमेंट ऑफ चाइना के बारे में, लेकिन कल के अखबारात में एलन मस्क के साथ चाइना की बाकायदा गुफ्तगू शुरू हो चुकी हुई है और वो कहते हैं कि हमारा तो आपका रिलेशनशिप जो है वो टोटली कंप्लीटली कारोबारी है। आप खुद सोचें कि जो एप्पल है ये अगर वहाँ पर ना बने, चाइना में ना बने तो इतना महंगा हो जाए कि जो तो आप सोच सकते हैं कि इतनी लेबर कास्ट वहाँ पड़ जाए। इवन बरतानिया की जैगुआर से लेके फ्रेंच के माउंट ब्लैंक से लेके कौन सी ऐसी चीज़ है को चीन के अंदर नहीं बनती और वो अमेरिका की और यूरोप की मार्केटों के अंदर सस्ती इसलिए होती है कि चाइना में सस्ती लेबर मिलती है और हड़तालें भी नहीं करती, रेजिमेंटेड लेबर है। तो कहाँ लेके जाएंगे? क्या पाकिस्तान फैक्ट्रियाँ लेके आ जाएंगे? क्या वो वेनेजुएला में फैक्ट्रियाँ लेके आ जाएंगे? क्या वो पोलैंड में फैक्ट्रियाँ लेके आ जाएंगे? 70% जो ट्रेड है वो उसकी चाइना की, और चाइना को भी चाहिए कि अमेरिका के साथ तल्लुकात रखे। यही वजह है कि गुज़श्ता तकरीबन 10 सालों से अमेरिका के 2 बड़ी बहरी बेड़े और उसके साथ 56 के करीब जहाज़ जो हैं वो चाइना सी के अंदर पड़े हैं। चाइना ने कभी एहतजाज तक नहीं किया। हालांकि अंदाज़ा करें कि 1960 में एक जहाज़ मिसाइल लेके क्यूबा जा रहा था और मिसाइल क्राइसिस आ गया था और कैनेडी पूरी रात जो है वहाँ उस पर रहा था और उसने कहा था कि ये जो है अपना इसको वापस को करो वरना हम जो है हम आपके साथ एक वॉर की सिचुएशन में आ जाए। ट्रंप बदलना चाहता है और उसके बारे में कहा जाता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आएगा। इससे कौन लोग खौफजदा हैं? ट्रंप से वो खौफजदा हैं कि जो अखलाकियात का ज़वाल चाहते हैं, जो समझते ये हैं कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के तहत मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी बन जाए तो वो ठीक है। वो साथ समझते हैं कि अगर LGBT जैसे पूरी दुनिया के अंदर तूफ़ान मचा हुआ है कि तुम लोग LGBT का है अपने कोर्सेज के अंदर पढ़ाओ। यही वजह है कि वो कहता है कि मैं एजुकेशन सिस्टम भी अपने हाथ में लूँगा। एवेंजलिस्ट है, उसके पहले लोग भी एवेंजलिस्ट थे जो कि अपने साथ गर्लफ्रेंड को भी लेके घूमना नहीं चाहते। कहते कि ट्रंप के साथ तल्लुकात इस किस्म के हैं कि वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसकी गर्लफ्रेंड वाली मामला हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप चूँकि उनके ये एक सिंबॉलिक सूरत में आ गया है। यही वजह है कि वो ट्रंप जो है वो उनके लिए इस वक्त उन ऑर्थोडॉक्स उस कदामत परस्त लोगों के लिए एक हीरो है। ट्रंप के बाद मशरक़ वस्ता की जंग भी एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर सकती है। यही वजह है कि ट्रंप के आने से पहले जो यहूदी थे अमेरिका के, उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ जुलूस निकाले हैं और ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी ग्राउंड है। इसराइल सबसे पहले जो जुलूस निकला था इस गज़ा के ऊपर वो यहूदियों ने निकाला था, नॉट इन आर नेम। और उसके बाद जो बाइकाट की मुहिम हुई है, ट्रंप के लिए ये ग्राउंड बहुत अहम बनती चली जा रही है। ट्रंप के बारे में समझा जाता है ये प्रो इसराइल है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ट्रंप यरूशलेम में वो उनका हेडक्वार्टर ले जाना चाहता था जो डिले कर रहे थे 50 साल से, अगरचे कि कांग्रेस ने अप्रूव करे था। अमेरिकन एम्बेसी ले जाना चाहता था, लेकिन वो ट्रंप इसलिए लेके गया था कि यहाँ एक ये यहूदी हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे और फिर सैयदना ईसा तशरीफ़ लाएंगे और फिर वो उन यहूदियों को सज़ा देंगे जिन्होंने उन्हें सलीब पे चढ़ाया था। ट्रंप इस वक्त आ गया है और वो उस सलीब पे उन सब लोगों को चढ़ाना चाहता है जिन्होंने पूरी दुनिया में आग लगाई हुई थी। वो कितना कामयाब होता है, कैनेडी की तरह मारा जाता है या फिर
अपनी इस डीप स्टेट को ख़त्म करके अपना सिक्का काम करने की कोशिश कर सकता है। ट्रंप की एक खूबी है भी है कि वो पहले 4 साल इक़्तिदार में एस्टेब्लिशमेंट को देख चुका है और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ट्रंप दोबारा आ जाएगा। अब किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन ने एक तरफ चरख़ कुहन कांप रहा है। वो हर फिरास के मुझको सिखा गया है जुनून, खुदा मुझे नफ़्से जिब्राइल दे दुखा।